लास्ट क्लास में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टार्ट किया था बैंक वाला चैप्टर। उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई। हमने फंक्शंस पढ़े थे सेंट्रल बैंक के, और लास्ट फंक्शन में हमने कहा था कि क्रेडिट क्रिएशन को, मनी सप्लाई को सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। वो कैसे कंट्रोल करता है वो आज हम इस टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन बोथ आर सेम। जो इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई है या क्रेडिट क्रिएट हो रहा है बाय द कमर्शियल बैंक्स, उसे सेंट्रल बैंक्स किस तरह से कंट्रोल करता है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सेंट्रल बैंक इसको कैसे कंट्रोल करता है, बाय यूजिंग 2 इंस्ट्रूमेंट्स, 2 हथियार हम कह सकते हैं, 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है उसके लिए। उसको भी आगे, उन हथियारों को भी आगे सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो 2 इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विच इज़ क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स। मतलब कमर्शियल बैंक से जो मनी क्रिएट करते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, इनडायरेक्टली सेंट्रल बैंक। तो वो 2 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है इसके लिए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स एंड द सेकंड वन इज़ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पार्टीशन किया गया है। जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसके थ्रू वो मनी सप्लाई कंट्रोल करता है पूरी इकोनॉमी। फोकस ऑन द कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई इन एंटायर इकोनॉमी। मतलब इसमें जो भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने वाले हैं, 6 to 7 इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो मनी सप्लाई को पूरी इकोनॉमी में कंट्रोल करते हैं। मीन्स अगर मनी सप्लाई बढ़नी है या फिर मनी सप्लाई को कम करना है पूरी इकोनॉमी में, तो सेंट्रल बैंक कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। दैट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग, हम इनको उल्ट पुल्ट कर देते हैं, तो बी अलर्ट। क्वांटिटेटिव जो पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, जहाँ पे लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में मनी सप्लाई को कम करना है, तो अकॉर्डिंगली इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करता है सेंट्रल बैंक। वो भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स क्वांटिटेटिव में आ रहे हैं और कौन से क्वालिटेटिव में। तो क्वांटिटेटिव इज़ रिलेटेड टू एंटायर इकोनॉमी। जब हमने मनी सप्लाई को पूरी इकोनॉमी में कंट्रोल करना है तो दैट आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो सेंट्रल बैंक यूज़ कर रहा है। और अगर हमने पर्टिकुलर कुछ सेक्टर्स में या एक सेक्टर में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो फर्दर आज के टॉपिक में हम क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने बोला था मनी सप्लाई को पूरी इकोनॉमी में कंट्रोल करते हैं, जो सेंट्रल बैंक यूज़ करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बैंक रेट। इसको क्लियर करने से पहले सारे इंस्ट्रूमेंट्स को मैं कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ। मनी सप्लाई को कम करना है या बढ़ाना है। देखो यहाँ पे सेंट्रल बैंक इकोनॉमी की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मनी सप्लाई को कम करता है या बढ़ाता है, तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहा है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब डिमांड ज़्यादा हो रही है किसी चीज़ की, सप्लाई कम। डीपली ये हम कंसेप्ट फर्दर एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन चल रही है, मतलब मार्केट में एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, तो उस केस में मनी सप्लाई को कम करना होता है। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन चल रही है, इसका अपोजिट है, मींस एडी लेस देन एएस, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है, तो उस केस में मनी सप्लाई को हम लोगों ने इंक्रीज़ करना होता है। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट यूज़ किया जाता है कि बैंक रेट को इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के लिए, और ये फर्दर चैप्टर में भी आने वाला है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को कम करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है। तो मनी सप्लाई को हम लोगों ने इंक्रीज़ करना है। तो नाउ हम बैंक रेट से स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में बैंक रेट क्या होता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, जिस रेट पे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन ले रहा है। सेंट्रल बैंक मतलब यहाँ हम कह सकते हैं आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, किसी भी एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी बैंक अगर सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, अगर उसको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, उसकी एकदम से ज़रूरत है पैसे की, तो उसके लिए
उसे लोन लेता है, जो इंटरेस्ट देना पड़ता है उस लोन के ऊपर, जिस रेट पे इंटरेस्ट दिया जाता है दैट इज़ बैंक रेट। मतलब सेंट्रल बैंक कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है किससे, कमर्शियल बैंक से, दैट इज़ बैंक रेट। और ये चीज़ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कौन से इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है, जो कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा उधार दे रहा है उस इंटरेस्ट रेट को भी अफेक्ट करता है। देखो अगर बैंक रेट बढ़ जाएगा, सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक से ज़्यादा उधार पे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, तो कमर्शियल बैंक भी हम लोगों से जो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं वो बढ़ा देते हैं। तो ये तो बैंक रेट है, पर जो कमर्शियल बैंक हमसे इंटरेस्ट लेता है दैट इज़ इंटरेस्ट रेट। सेंट्रल बैंक जो कमर्शियल बैंक से ले रहा है वो बैंक रेट है, वो अफेक्ट करता है किसको, इंटरेस्ट रेट को। अगर बैंक रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब उससे अफेक्ट देखो क्या बढ़ रहा है, टेबल की हेल्प से हम इजीली समझ सकते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया बैंक रेट के बढ़ने से, तो मार्केट में जो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, मतलब अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए हमने मनी उधार लेनी है, तो उसकी कॉस्ट जो है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। पहले मुझे 10,000 पे 5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा था मंथ का, तो 500, अब वो 8% हो गया तो 800 रुपये। इंटरेस्ट मीन्स राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मेरा खर्चा इंक्रीज़ हो गया मनी को उधार लेने का, जिससे मेरा कहीं ना कहीं जो लोन है, जो क्रेडिट है, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो इट मीन्स इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो रही है। पहले लोग ज़्यादा उधार ले रहे थे, अब कम ले रहे हैं, तो मनी सप्लाई कम होगी। तो मनी सप्लाई कम हुई, मनी सप्लाई कम हुई तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो मतलब हमारा इन्वर्स रिलेशन है। हम इसको अगर आप क्रैम करना चाहते हो, वैसे देखो लॉजिकली क्लियर है ये चीज़ सारी। अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। मनी सप्लाई कम हुई तो उससे इन्फ्लेशन भी क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। मनी सप्लाई को हमने कम करना है तो बैंक रेट क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज़। पर अगर हम इसका अपोजिट देखते हैं, अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो बैंक रेट को क्या करना पड़ता है, डिक्रीज़। ये भी अभी क्लियर कर लेते हैं। अपोजिट में देखो, अगर इसी चीज़ को हम बैंक रेट को कम करते हैं, मतलब सपोज़ करो मनी सप्लाई इंक्रीज़ करनी है इकॉनमी में, तो जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है हमारी कंट्री का, वो क्या करता है, बैंक रेट को रिड्यूस कर देता है। अब बैंक रेट कम हुआ तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम हो गया, जहाँ देखो पहले 8% हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा था जो मैं उधार ले रही थी, अब उस पर मुझे 5% देना पड़ेगा, तो 500 रुपये देंगे, तो इससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़। कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज़। कॉस्ट मुझे सस्ते में लोन मिल रहा है तो मैं अपना क्या करूँगी, इंक्रीज़ कर दूँगी क्रेडिट की डिमांड को। इंक्रीज इन डिमांड ऑफ क्रेडिट, उधार ज़्यादा लूँगी। ऐसे सिर्फ एक पर्सन नहीं करेगा, बहुत सारे लोग करेंगे। इससे क्या होगा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो मनी सप्लाई बढ़ाते की सिचुएशन में, डिफ्लेशन में, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगी। सिंपल, बस हमने यही ध्यान में रखना है कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो बैंक रेट को कम कर दिया जाता है, अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है तो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। सिंपल, और आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए बैंक रेट है क्या, उससे इंटरेस्ट रेट अफेक्ट होता है, इंटरेस्ट रेट से ही इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएशन अफेक्ट होता है, इनडायरेक्टली बैंक रेट अफेक्ट कर रहा है। बैंक रेट जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार दे रहा है, और इंटरेस्ट रेट जिस रेट पे कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को, हम लोगों को उधार दे रहा है। आई थिंक ये क्लियर होगा। ध्यान रखना, इन्वर्स रिलेशन है। मनी सप्लाई बढ़ानी है तो बैंक रेट कम करना है, मनी सप्लाई कम करनी है तो बैंक रेट इंक्रीज करना है। ये नाउ द सेकंड वन इज रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाद में करते हैं बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू दिस। रेपो रेट क्या होता है, रीपरचेज रेट। हमने बैंक रेट में कहा जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार दे रहा है, मनी लैंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। रेपो रेट भी वही है, पर रेपो रेट में शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड किया जाता है बाय बाइंग द सिक्योरिटीज़। यहाँ बैंक रेट में क्या होता है कि अगर इमीडिएट रिक्वायरमेंट है मनी की, उसको पूरा करने के लिए पैसा दिया जाता है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को उधार दे देता है, पर दैट इज़ नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड। पर रेपो रेट के अंदर जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए पैसा उधार देता है, उनकी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को परचेज करके। सिक्योरिटीज़ का मतलब, अगर सपोज कमर्शियल बैंक को पैसे की ज़रूरत है, सिक्योरिटीज़ जैसे हम लोगों ने कंपनी की शेयर्स पढ़े थे, इसी तरह से बैंक्स की भी सिक्योरिटीज़ होती है जिनको इशू करके वो पैसा उधार लेती है सेंट्रल बैंक, वो खरीद लेता है। और जो जैसे सपोज 10 सिक्योरिटीज़ परचेज की और एक
सिक्योरिटी 100 रुपीज़ की थी तो 1000 रुपीज़ सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को उधार दे दिया। तो सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करके ओपन मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ परचेज़ करता है सेंट्रल बैंक किनकी, कमर्शियल बैंक्स की, और उन्हें मनी उधार देता है। देखो द रेट एट विच RBI ऑफर्स शॉर्ट टर्म लोन, छोटे टाइम पीरियड के लिए लोन देता है टू कमर्शियल बैंक, मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स होता है। उसके बाद जो सिक्योरिटीज़ सेंट्रल बैंक ने परचेज़ की थी वो दोबारा परचेज़ कर लेता है कौन, कमर्शियल बैंक, मतलब उनका पैसा वापस लौटा देता है एक प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद, दैट इज़ जो शॉर्ट टाइम पीरियड उन्होंने डिसाइड किया होता है। मतलब इसके अंदर रीपरचेज़ की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है किसको, सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को। तो रेट एट विच RBI ऑफर्स शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक्स बाय बाइंग शॉर्ट टर्म, उनकी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ खरीद लेता है ओपन मार्केट में, और कमर्शियल बैंक के पास इस केस में रीपरचेज फैसिलिटी भी होती है। मीन्स जो सिक्योरिटीज़ उन्होंने सेल की हुई है वो दोबारा खरीद लेते हैं और उनका पैसा वापस लौटा देते हैं। तो जिस रेट पे ये लोन दिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को, दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट, RR। इसके बाद एक रिवर्स रेपो भी आएगा। तो बी क्लियर, यहाँ पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन दे रहा है। इसका भी सेम रिलेशन है जैसे बैंक रेट को हमने इंक्रीज़ किया था, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया था, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ गया था। यहाँ पे भी सिमिलरली डिट्टो वही है, बस आपका ये मीनिंग डिफरेंट है दोनों का। रेपो रेट अगर इंक्रीज़ होता है, जिस रेट पे सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया वो रेट बढ़ गया, उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ होगा। वही लॉजिक यहाँ पे रहेगा। इंटरेस्ट रेट मतलब जिस रेट पे कमर्शियल बैंक लोगों को उधार दे रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मार्केट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीज़ हुई तो डिमांड ऑफ क्रेडिट क्या हो जाएगी, लोग कम पैसा उधार लेंगे। वहीं से 5% 8% का एग्जांपल दिया था जो मैंने यहाँ पे, कि पहले 5% पे लोन मिल रहा था, अब 8% हो गया, तो डिमांड ओवरऑल इकोनॉमी में कम हो जाएगी, जिससे मनी सप्लाई, लोग कम पैसा उधार ले रहे हैं तो सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। पर अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो इसका अपोजिट हो जाता है। रेपो रेट डिक्रीज़ करता है सेंट्रल बैंक, इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और इंटरेस्ट रेट भी क्या, डिक्रीज़, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम, इंटरेस्ट रेट कम, डिमांड ऑफ क्रेडिट ज़्यादा होगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो लोग पैसा ज़्यादा उधार लेंगे क्योंकि उन्हें सस्ते में मिल रहा है। इससे क्या होगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ इन्फ्लेशन की बजाय क्या सिचुएशन कंट्रोल करनी थी हमने, डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो वही रिलेशन वही है, बस आपका मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ भी इन्वर्स रिलेशन है, मतलब रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है अगर मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करना है, रेपो रेट को डिक्रीज़ कर देते हैं अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़। तो यस, तो लास्ट था रेपो रेट। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ रिवर्स रेपो रेट, मतलब रेपो रेट का उल्टा। उसमें क्या था, सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म लोन दे रहा था किसको, कमर्शियल बैंक को, पर जब सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स रख देता है और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेता है सेंट्रल बैंक से, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। लिसन मी अगेन, दोबारा सुनना कि जब कमर्शियल बैंक क्या करता है, जितने उनके पास एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास रख देता है बाय सेलिंग देयर बाय परचेजिंग द सिक्योरिटीज़, उनकी सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करके। तो उस केस में क्या करता है, उनसे कुछ इंटरेस्ट लेता है एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स वहाँ रखने के बदले में। तो जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के थ्रू जो लोन लिया जाता है, यहाँ पे परचेज़ कर रहा है सिक्योरिटीज़ को कौन, कमर्शियल बैंक, और जितने भी उसके एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स हैं वो किसके पास रख रहा है, सेंट्रल बैंक के पास। उस पर जो इंटरेस्ट ले रहा है दैट इज़ रिवर्स रेपो रेट। देखो, रेट एट विच RBI एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक इज़ कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। देखो यहाँ पे सिक्योरिटीज़ सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है और ख़रीदी किसने है सिक्योरिटीज़, जो कमर्शियल बैंक है, और कमर्शियल बैंक ने मतलब सिक्योरिटीज़ को खरीद के पैसा किसके पास रख दिया, सेंट्रल बैंक के पास। और यहाँ पे रीपरचेज़ की फैसिलिटी होती है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास। वो पैसा वापस भी कर सकता है जिस टाइम पे कमर्शियल बैंक को चाहिए है, मतलब रीपरचेज़ की फैसिलिटी इस केस में भी होती है, बस जस्ट अपोजिट ऑफ द रेपो रेट।
तो अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट्स का सेंट्रल बैंक से, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। इसमें भी रिलेशन सेम है कि जब मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है, और जब मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है तो रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देता है। पर यहाँ कहीं लॉजिक थोड़ा डिफरेंट है पिछले कंसेप्ट्स में। देखो हमने क्या किया, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना था तो उसमें रिवर्स रेपो रेट कम किया, मतलब जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है वो कम दे रहा है, तो क्या होगा, जो हमारा कमर्शियल बैंक है उसे कम प्रॉफिट मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ द इंटरेस्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से इंटरेस्ट की फॉर्म में कम पैसा मिल रहा है पर वो लोगों से ज़्यादा कवर कर सकता है लोन देके, तो वो क्या करता है, आरबीआई के पास डिपॉजिट्स कम रखता है और अपने पास ज़्यादा रख लेता है। जो अपने पास कमर्शियल बैंक ने ज़्यादा पैसा रखा हुआ है, मोर यूज्ड फ्रॉम क्रेडिट क्रिएशन, वो ज़्यादा किसके लिए यूज़ कर लेता है, क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज़ करता है, लोगों को उधार देने के लिए यूज़ करता है, क्योंकि उसमें भी उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ उसे कम फ़ायदा था, सेंट्रल बैंक के पास उसने कम रखा, लोगों को ज़्यादा उधार दिया। लोगों को उधार देने का मतलब मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन। इससे क्या हुआ, क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी के अंदर बढ़ा और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। तो यहाँ भी इन्वर्स ही रिलेशन है, मनी सप्लाई बढ़ानी है तो रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। इसका अपोजिट अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाते हैं तो इससे क्या हो जाता है, ज़्यादा डिपॉजिट्स हो जाते हैं आरबीआई के पास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब कमर्शियल बैंक को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है सेंट्रल बैंक के पास अपना डिपॉजिट्स रख के, अब उसके पास खुद के पास लेस रह जाएगा यूज्ड फॉर क्रेडिट क्रिएशन, कम पैसा रह गया तो वो कमर्शियल बैंक लोगों को कम पैसा उधार देगा, कम पैसा उधार देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और कौन सी सिचुएशन कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ये इन्फ्लेशन। आई थिंक ये क्लियर होगा कि रिलेशन देखो तीनों में सेम था, बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, पर वहाँ उन दोनों का लॉजिक कुछ और था, यहाँ लॉजिक कुछ और है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक ने पैसा रखा है, जब उसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो ज़्यादा वो सेंट्रल बैंक को दे देगा, लोगों के लिए उसके पास कम बचा हुआ है तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा, मनी सप्लाई कम होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। पर अगर रेपो रेट को वो कम करता है तो उस केस में अपने पास डिपॉजिट्स उसके पास ज़्यादा पड़े हैं, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आई थिंक ये कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जो बचे हुए 3 हैं हमारे, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो एंड एसएलआर, दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थोड़े कंफ्यूजिंग है तो अच्छे से एक बार नहीं समझ आते तो 2 बार 3 बार ज़रूर सुनिएगा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और मैंने बोला ये नेक्स्ट में भी आएगा आपके पास, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को जब हम कंप्लीट चैप्टर करेंगे उस टाइम भी ये रिपीट होगा, तो तभी इसको अच्छे से क्लियर करके रखो अभी से ही ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। तो अगर पसंद आती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन पर भी ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।